ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में भी हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का जिनका जिनका पेपर है, या जो अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे या आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी भी लेवल का आप यदि एग्जाम देना चाह रहे हैं आने वाला समय में, तो आपके लिए ये क्लास से वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि 20 गो सिलेक्टेड सवाल हम आपके सामने लाए हैं। ठीक है भाई, तो इत्मीनान से पेन पेपर ले करके बैठिए और शुरू से अंत तक के 20 सवाल को पहले अपने से बनाइएगा, उसके बाद मेरा वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा कि शॉर्टकट तरीके से कौन हो रहा है, आप जो बना रहे हैं वो या हम जो बना रहे हैं वो, दोनों में से जो शॉर्टकट रहेगा उसी शॉर्टकट पे आगे एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है, इस सेशन में हमने 20 सवाल आपको रखा है और ये सेशन में पहले 3 वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो जो पहले 3 गो वीडियो नहीं देखे हैं वो 3 गो वीडियो जरूर शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चौथा वीडियो है। जिनको इस पूरे क्लास का, इस सेशन का यदि पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में कंप्लीट पीडीएफ पर डला जाता है क्लास के बाद, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो आइए शुरुआत करते हैं और मजे मजे में पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। क्लास चल रही है ना, कोनो आर्केस्ट्रा के नाच हो नहीं रही कि हड़बड़ाना है कि नहीं, धीरे धीरे चलनी भाई, एकदम इत्मीनान से सांस ले लेके, क्योंकि थके हुए हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो एक लाइन में बोले तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए सवाल है, बोडमास में सबसे पहले का क्रिया होता है, फिर भागा का क्रिया, छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ऐसे करके चलती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पर केवल भाग से स्टार्ट करिए। तो पहले आप इस वाला पार्ट को सोल्व करिए। तो 2 से 6 को भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 3, और 5 और 3 गुना होके बन जाएगा 5 तिया 15, ये प्लस हो गया 15 और ये प्लस हो गई 4, ये दोनों मिलके बन जाएगा प्लस में 19, और ये -1 और ये -1 बन जाएगा -2, घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बोर्ड मास के सवाल एग्जाम में एक तो आना ही आना है, चाहे आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी भी लेवल का तैयारी करिएगा तो उस एक सवाल में कोशिश करिएगा कि बोर्ड मास के सवाल को पेपर पे क्वेश्चन लिखे नहीं, सबसे पहला। दूसरा कि सवाल देखने से यदि महसूस हो रहा है कि वो सवाल टाइम टेकन है, टाइम लेगी, तो उसको क्विट करके आप अगला सवाल पे जाइए। समय बचेगी तो दोबारा बोर्ड मास के सवाल को आकर के बना लीजिएगा, और नहीं भी बचेगी तो आपको बहुत ज्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड मास के सवाल कभी कभी टाइम टेकन वाली हो जाती है बाबू। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 2 है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों का औसत वजन 36 केजी है। जब उस विद्यार्थी में एक शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का वजन को शामिल किया जाता है तो औसत हो जाता है 36.76। तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वजन का योगफल याद करें कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले 48 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया है 36। हम कह सकते हैं भाई कि 48 गो संख्या है और एवरेज 36 है, तो संख्या गुने औसत होता है योग। तो हम कहेंगे बाबू कि 48 संख्याओं का औसत 36 है, तो 48 का योग हो जाएगा 48 गुने 36। इसको यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 छक्के 48 की 8 हासिल 4, 8 तिया 24, 24 48, 4 52 की 2 हासिल 5, 4 तिया 12 और 5 17, 1728। तो 1728 जो आया है वो 48 विद्यार्थियों के उम्र का योग आया। अब कहता है कि उन 48 विद्यार्थी में एक टीचर और एक प्रधानाध्यापक, 2 मेंबर शामिल किया जाए। तो 2 मेंबर जैसे ही शामिल करेंगे तो मेंबर 48 के जगह कितने हो जाएंगे, 50 मेंबर, और 50 मेंबर का एवरेज दिया है 36.76। तो 50 का योग 50 गुने इतना हो जाएगा, घटा गुना कर लीजिए भाई, 0, 5 6 के 30 की 0 हासिल 3, और 5 7 35, 3 38 की 8 हासिल 3, और 5 6 के 30 और 3 33 की 3 हासिल बचा 1, सॉरी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 कितना आ गया 38। तो 1838 में टोटल 50 मेंबर है और 1728 में 48 मेंबर है। तो 50 मेंबर में से 48 मेंबर का घटा दीजिएगा तो 2 मेंबर का डाटा आएगा, और वही 2 मेंबर में एक टीचर होंगे और एक
प्रधानाध्यापक होंगे उन दोनों के उम्र का योग आएगा। तो घटाने के बाद आ रहा है 110, यानी दोनों के उम्र का योग बनेगा 110 बाबू। क्लियर है? एवरेज की सवाल थी। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी अपना करके बनाया जा सकता था, वो आसान बनती, लेकिन हमने उस पर अभी काम नहीं किया। लॉन्ग प्रोसेस से आपको बना करके इस पर दिखा दिया। ठीक है बाबू, सवाल नंबर आ जाती। कहता है कि आर्य को हर सुबह अपने घर से स्कूल जाना होता है और एक सुबह वह बहुत जल्दी में है, तो अपना 1/4 समय बचाना चाहता है। यही तो इंपॉर्टेंट है। यदि उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति घर से विद्यालय जाता है, लेकिन जाने के दौरान एक दिन ये सोचता है कि हम ऐसा स्पीड से चले कि मेरा समय 1/4 बच जाए। बाबू ये बात आपको समझनी चाहिए कि 1/4 समय बचने का मतलब है कि ओरिजिनल में यदि 4 घंटा लगता होगा तो अब 1 घंटा समय बच जाएगा। हम कह सकते हैं बाबू कि ओरिजिनल में समय यदि 4 घंटा लगेगा तो अब 1 घंटा समय बचेगा। 1 घंटा समय बचेगा, इसका मतलब नया में 3 घंटा लगेगा। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया आपका न्यू समय। अब सवाल है कि वही लड़का यदि विद्यालय जाए तो अपने चाल कितना % वृद्धि करेगा। तो चाल में वृद्धि परसेंटेज पूछा है, लेकिन ये रेशियो तो हमारा समय का है। तो नियम के अनुसार, टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट के रूल के अनुसार, कि चाल और समय एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। चाल बढ़ता है तो समय घट जाता है और चाल घटता है तो समय बढ़ जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत चलता है, अपोजिट चलता है। तो यहां पर समय का रेशियो 4:3 है, तो चाल का रेशियो जो होगा वो 3:4 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल चाल 3 होगा तो नया चाल 4 रहेगा। तो चाल कितने का वृद्धि होगा? 1 का वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? तो 1 का वृद्धि 3 पे, तो परसेंट में कितना? 100/3 का मतलब हो गया 33.33% का वृद्धि, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाल और समय एक दूसरे का रिवर्स होगा कब? जब दूरी समान रहेगा तब बाबू। तो हमें देखनी है कि यदि दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 पे। एक व्यापारी चीनी के 2 किस्मों को, पहला 40 रुपए प्रति और दूसरा 45 रुपए प्रति केजी की कीमत को 3:2 के अनुपात में मिलाया है और मिश्रित करके 50 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेचता है, तो उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात करे कितना होगा। हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। एक आदमी चाह रहा है कि एक 40 रुपए पर केजी वाला चीनी और एक 45 रुपए पर केजी वाला चीनी को उठाएं और 3:2 के अनुपात में दोनों को मिक्स कर दें। मतलब पहला वाला 3 केजी तो दूसरा वाला 2 केजी लेकर के मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद किसी आदमी को या किसी कस्टमर को हम लोग बेचें, और बेचने के दौरान 50 रुपए 40 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचे, तो कितने % का लाभ होगा? एक बात हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत का हानि होगा? यानी आंसर यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट रेशियो वैल्यू पर काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आंसर रुपया में निकालना होगा तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू पे काम नहीं कर सकते। अभी आंसर परसेंटेज में है तो हम कह सकते हैं बाबू की क्वांटिटी मिला रहा है 3:2 का, और प्राइस है 40 रुपए पर केजी और दूसरा है 45 रुपए पर केजी। तो आप कहेंगे बाबू कि 40 रुपए पर केजी के हिसाब से 3 केजी मिलाते हैं तो कॉस्ट प्राइस गिरेगा 40 या 120, और 45 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 केजी मिलाएंगे तो 45 दूना 90। तो कहेंगे कि जोड़ने के बाद कॉस्ट प्राइस बन रहा है 210 रुपए। यानी 5 केजी चीनी तैयार करने में 3 केजी पहला वाला और 2 केजी दूसरा वाला, 5 केजी चीनी को तैयार करने में हमारा जो कॉस्ट प्राइस गिरेगा, जो क्रैमुल गिरेगा, जो खर्च गिरेगा, वो गिरेगा 210 रुपया। अब कहता है कि पूरी चीनी को 50 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेच दे। तो हम कहेंगे कि 50 रुपए 40 पैसे पर केजी के हिसाब से यदि 5 केजी बेचता है तो 5 से गुना करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 चौका 20 की 0 हासिल 2 और 2 रह जाएगा ज्यों का त्यों, और 5 पंचे 25 यानी 252।
तो ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये बन गया कॉस्ट प्राइस, तो दोनों का अंतर ही तो प्रॉफिट होगा ना। तो आप कहेंगे अंतर कितना का? 42 का प्रॉफिट। 42 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है। सवाल प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बट्टा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुने में 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 21 दूना 42 और 10 दूना 20 यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां पर हमने डायरेक्ट 3 केजी और 2 केजी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में निकालना था। आंसर यदि रुपया में निकालना होता तो आप 3:2 को ओरिजिनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते कि कितना केजी पहला वाला और दूसरा वाला कितना केजी है। लेकिन आंसर हमें परसेंटेज में कभी भी लाना हो तो याद रखिएगा, कभी भी आंसर परसेंटेज में यदि निकालना है ना तो रुपया से या ओरिजिनल वजन से कोई कनेक्शन नहीं होता। डायरेक्ट आप हमला करके आंसर को ला सकते हैं परसेंट में। आइए बाबू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए और बी की मासिक वेतन का अनुपात 5:6 है, यदि उनमें प्रत्येक में 2000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनका वेतन 11:13 हो जाता है। तो ए का नया वेतन ज्ञात करें कितना होगा। अब हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा कि ए और बी की अनुपातिक मान वेतन का 5:6 दिया है, लेकिन ये वेतन बाबू ओल्ड है। बाद में क्या हुआ? बाद में प्रत्येक के वेतन में 2-2 हजार रुपया बढ़ गया। अब समझिएगा, प्रत्येक के वेतन में 2-2 हजार बढ़ने का मतलब है कि दोनों में इक्वल चेंजिंग हो रहा है। पहला में भी 2000 और दूसरा में भी 2000। चेंजिंग होने के बाद जो न्यू वेतन का रेशियो बना है वो बन गया है मेरे दोस्त 11:13 का। तो हमें यह समझनी है कि इस रेशियो से इस रेशियो पर वेतन आने में प्रत्येक में 2-2 हजार रुपया का चेंजिंग हुआ है, 2-2 हजार रुपया का वृद्धि हुआ है। तो प्रत्येक में यदि इक्वल वृद्धि रुपया में हुआ है तो प्रत्येक में अनुपात में भी बराबर वृद्धि होना चाहिए। तो यहां पर वृद्धि 6 का है और यहां पर वृद्धि 7 का है। इसका मतलब है कि रेशियो क्या है? अनबैलेंस है। यदि रुपया में समान चेंजिंग किया है, रुपया में बराबर बदलाव किया है तो अनुपात में भी बराबर ही चेंजिंग आएगा। यदि नहीं है इसका मतलब है कि रेशियो वो अनबैलेंस है। तो हमें बैलेंस करना होता है और बैलेंस करने का बड़ा सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं आज। रामबाण याद कर लीजिए। कभी बराबर चेंजिंग वाला परिवर्तन वाला सवाल आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि केवल वेतन वाला ही सवाल बनता है, वाला भी सवाल इस पे बनता है। बराबर यदि चेंजिंग कर रहा है ना तो नीचे वाला अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक बराबर इक्वल चेंजिंग आना चालू हो जाएगा। जैसे 2 से गुना करते हैं ऊपर और नीचे में 1 से गुना करते हैं तो ऑटोमेटिक देखोगे आप कि ये वाला बन गया 5 दूना 10 और ये वाला है आपका 11। तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि। यहां पर आप देखो 6 दूना 12 और ये बन गया 13। तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 का। यानी देखिए इक्वल इक्वल बढ़ रहा है ना, 1-1। तो कहेंगे 1 यूनिट वृद्धि का मान बराबर 2000 है। 1 यूनिट वृद्धि के मान बराबर 2000 है। 1 बराबर 2000 तो कहता है ए का नया वेतन कितना? तो ए का नया वेतन देखो बाबू 11 यूनिट है और जब 1 बराबर 2000 है तो 11 यूनिट के मान 11 दूना 22,000 आएगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन में हम आपको ऐसा सवाल पढ़ाते हैं। इसमें 2 तरीके से सवाल आती है। एक सवाल होती है कि बराबर बराबर दोनों में परिवर्तन करता है, जैसे पहला में भी 2000 बढ़ाया और दूसरा में भी 2000 बढ़ाया। कभी कभी क्या करता है कि सवाल में बराबर नहीं बढ़ाता है, दोनों में अलग अलग बढ़ाता है। पहला में बढ़ा दिया 2000, दूसरा में बढ़ा दिया 3000, या पहला में बढ़ा दिया 2000, अगला में बढ़ा दिया 1000, ऐसा करता है। तो जब अलग अलग चेंजिंग करता है तो वहां पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, और यदि समान चेंजिंग करता है तो वहां पर हम लोग अंतर वाला मेथड लगाते हैं, जो अभी हमने बना करके आपको दिखाया। अगला सेशन में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग परिवर्तन वाला एक सवाल भी अगला सेशन में रख दे, ताकि दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज तो सवाल नंबर 6 पे कि बाप और बेटे की उम्र के आयु का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों के उम्र के गुणनफल 1440 है तो 6 साल बाद बाप और बेटे की उम्र का अनुपात क्या होगा? अब एक बात बताना, फादर और सन का दोनों का रेशियो दिया है कितना? 8:5 का। 8:5 का ये दोनों का प्रेजेंट का डाटा है। प्रेजेंट की आयु है 8:5 का, लेकिन सवाल में दे दिया है कि दोनों के उम्र के गुणनफल। याद रखना मेरे दोस्त,
कभी भी किसी दोनों के गुणनफल दे दे या फिर दोनों का स्क्वायर दे दे या दोनों का क्यूब दे दे, क्यूब, ये कभी भी ऐसी वर्ड का चर्चा कर देगा ना तो अनुपातिक मान को डायरेक्टली आप गुना नहीं कर सकते, अनुपातिक मान का डायरेक्टली आप स्क्वायर नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप क्यूब नहीं कर सकते। वो करने का परमिशन तभी होगा जब आप उसको एक्स के रूप में ढालेंगे। तो याद कर लीजिए, कभी भी अनुपातिक मान को गुना करने की जरूरत पड़े ना तो उस अनुपातिक मान को एक्स के फॉर्मेट में मान दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि पिता का उम्र 8x और पुत्र का उम्र 5x, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग दोनों का गुणनफल है 1440, तो लिखेंगे 8x इंटू 5x। अब हम लोग गुना कर सकते हैं, गुणनफल बराबर 1440, 8 पंचे 40, 40 से इसको काटेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 छके 24, एक्स स्क्वायर का मान 36 है तो एक्स बराबर कितना 6, एक्स बराबर 6 यानी 6 पंचे 30 और ये बन गया 6 अठे 48, यानी पिता का जो एज है वो 48 साल है और पुत्र का जो एज है वो 36 साल है। सवाल है कि 6 साल के बाद इन दोनों का अनुपातिक मान क्या होगा। तो प्रेजेंट एज पूछता तो 48 और 36 हम लोग धरते, लेकिन पूछा है 6 साल बाद। जब 6 साल बाद जाइएगा मेरे दोस्त तो ये पिता भी 6 साल बढ़ जाएगा और पुत्र भी 6 साल बढ़ जाएगा। लड़का जना रहा है कि नहीं जना रहा है? तो ये हो जाएगा 30 और 6 36 और ये हो जाएगा 48 और 6 54 ना, 54 हो जाएगा, 48 और 6 54 और दोनों को काट दीजिए तो रेशियो वैल्यू तैयार हो जाएगा। 9 छके 54, 9 चौके 36, 2 से पुनः कट रहा है 3:2, यानी 6 साल के बाद उनकी अनुपातिक मान 3:2 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था प्रॉब्लम का। सवाल की लेवल एकदम तगड़ा तगड़ा रहती है ना, सवाल चुना हुआ रहता है ना, सवाल सेलेक्टेड जब होती है तो वो सवाल होती है जो सवाल एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है, वो सवाल होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक एक सवाल को, एक एक सवाल पे कंसेप्ट और सवाल का लैंग्वेज दोनों पर फोकस करिएगा। और हमारा शुरुआत से आपको समझाने का मकसद एक ही रहा है कि आप सवाल को सोल्व करने से ज्यादा अपना टाइम और माइंड इन्वेस्ट करिए सवाल को अंडरस्टैंड करने का, सवाल को समझने का, सवाल के लैंग्वेज को पढ़ करके उसके ऊपर रिसर्च करिए सवाल के लैंग्वेज पे, क्योंकि जब लैंग्वेज पर ताकत आ गई तो फिर सवाल कितनों घुमा करके देगा और कैसा भी बाहरी कंसेप्ट से ला करके दे देगा तो आप उस सवाल को नहीं छोड़ पाएंगे, बशर्ते लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आज सवाल नंबर 7 पे बाबू कहता है कि x प्लस वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें x प्लस वाई के मान 2017 है, तो इतना का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस वाई का मान 2017 दिया है और कोई कंडीशन तो दिया नहीं है। अब यदि कोई कंडीशन दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से x को जो मानना है मान, y को जो मानना है मान दो। तो कभी भी एक ही इक्वेशन दे और बाकी कोई कंडीशन ना देना तो आप कुछ भी मान दो, x को आपको जो दिल करता है आप मान दो। एक जब बोलते हैं तो कुछ लोग एकदम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ लोग कमेंट कर देता है कि सर जब आप एक्स के चर्चा करते हैं ना हमारी पास्ट याद आ जाती है। तो एक्स के चर्चा इसलिए करते हैं ताकि तुमको याद आए, याद आएगा तो अंदर से पैदा होगा जलन, है ना, ताकत, अपने आप को एनर्जी लगेगा, अगला आदमी धोखा दिया था। और 90% युवा तो धोखा से पीड़ित है, 90% युवा धोखा से पीड़ित है और उसी धोखा के लिए तुम एक्स का नाम बार बार लेते हैं। और एक्स की जब वैल्यू की बात करोगे ना तो एक्स के वैल्यू कुछ भी मान देना, 0 माइनस कुछ भी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई के मान 17 है तो एक्स के वैल्यू बोलो 0 मान दे, तो तुम कहते नहीं सर थोड़ा सा सुंदर थी, मान लीजिए कुछ, मान लेते हैं, मान लो कि एक्स के वैल्यू 1 है तो वाई के वैल्यू मजबूरी में 2016 रखना होगा। यदि आप इसको 0 कहेंगे तो इसको 2017 कहना होगा, इसको आप 2 कहेंगे तो इसको 2015 कहना होगा, जो मन करेगा मान कर ले। बात रहता है एक्स का कम ही मानना, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ होता नहीं है, वैल्यू तो आपको होने वाली पत्नी का है। ठीक है, आ जाओ, तो एक्स मालूम है, वाई मालूम है, इसका मान क्या होगा। तो -1, एक मिनट, -1 के पावर में एक्स है और एक्स 1 है, प्लस में 1 के पावर में वाई है और वाई 2016 है, माइनस के पावर समथिंग, माइनस के पावर ओड नंबर है, विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, 1 के पावर 1 तो 1 और प्लस 1 के पावर 216 तो 1 और ये कट करके आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सी, ले हो गए लो,
ये सवाल इतनी आसान थे, देख के लगेगा कि बाप रे बाप x + y 2017 है, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। जितना सवाल देखने में टफ लगती है ना, उतनी सवाल आसान है, बशर्ते काबू पानी चाहिए बाप। आ जाओ। कहता है कि एक उत्पादक को 10% और 15% के दो क्रमागत छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है। अगर उत्पादक को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है तो उस उत्पादक का क्रय मूल्य कितना होगा, ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, सवाल कहना चाह रहा है कि एक वस्तु का मैंने उत्पाद किया, एक वस्तु को हमने रेडी किया, तो उस रेडी करने के बदले में हमारा कुछ न कुछ कॉस्ट प्राइस गिरा। कॉस्ट प्राइस जितना लगा उससे 20% अधिक मूल्य हमने अंकित कर दिया। पहला स्टेप, 20% अधिक मूल्य हमने अंकित किया। जितना मूल्य हमने अंकित किया उससे 2% डिस्काउंट मिला, एक 10% और एक 15%, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद हमने बेच दिया है कितना में, 2051 रुपया समथिंग पैसा में। तो पहले अंकित किया, 2 डिस्काउंट देके बेचा, 3 घटना है। तो मान लो कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बाबू x है। इस क्रय मूल्य का पहले तो 20% अधिक मूल्य अंकित किया, तो 20% के मान 1/5, अधिक मूल्य अंकित करेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6/5, इतना प्राइस हो जाएगा। यानी जो प्राइस हमारा x था, 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद वो मूल्य हो गया बाबू 6x/5। अब इस अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दिया गया, एक दिया गया है 10% और दूसरा दिया गया है 15%। तो 10% के मान 1/10 होता है, डिस्काउंट है तो 9/10 पर बेचा जाएगा, और 15% के मान 3/20 होता है, डिस्काउंट दिया जाएगा तो 17/20 में बेचा जाएगा। यानी एक बेचा जा रहा है 9/10 पे डिस्काउंट देने के बाद, और दूसरा बार डिस्काउंट देने के बाद बेचा जा रहा है 17/20 पे। लेकिन दोनों डिस्काउंट देने के बाद बेचा जा रहा है 2051 रुपया 73 पैसा पे। अब कुछ मत करना, दशमलव हटा के बट्टा में 2 जीरो ला देना मेरे भाई, और 2 जीरो से ही 2 जीरो गते चटका देना। बाकी आप काट लीजिएगा, काट करके एक्स का वैल्यू आएगा, वही हमारा सवाल का वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 आज कहता है कि अनिल, दीपक और दिनेश एक काम को 35 दिन में करते हैं, जिसमें अनिल और दिनेश उस काम को करेगा तो 60 दिन लगते हैं। तो बताएं कि अकेले दीपक करेगा तो कितना दिन लगेगा। एक बात हमारा सुन लो ध्यान से, यदि x + y + z 3 आदमी मिलकर किसी काम को a दिन में कंप्लीट करता है, इस 3 आदमी में कोई भी 2 आदमी यदि किसी काम को करने में b दिन लेता है, तो तीसरा आदमी का जो समय आएगा z का, वो हमेशा आएगा ab/a - b। यहां पर वही तो कंसेप्ट है कि 3 आदमी मिल करके किसी काम को करता है तो 35 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन उन्हीं 3 गो में 2 गो मिल के कंप्लीट करता है तो 60 दिन लगाता है। तो बताइए अकेले तीसरा करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो ab/a - b यानी 60 × 35, अब बट्टा में अंतर लोगे तो 25, 55 × 25, 7 × 5 = 35 और 12 × 5 = 60, तो 12 × 7 = 84 दिन लगेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फार्मूला से, यहां पर आप कहोगे कि सर फार्मूला क्यों अप्लाई किया, आप बेसिक से एलसीएम वाला मेथड से क्यों नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एगो 60 है और एगो 35 है, तो थोड़ा एलसीएम जो होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब थोड़ा टाइम टेकन ले लेगा, तो हम सोचे कहा ना कि लगा दे वही वाला, सीधे सीधे 1 के 47 है। आ जाओ सवाल नंबर 10 कहता है कि विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाना चाहता है, लेकिन पहली 18 मिनट में आधा दूरी तय कर लिया, तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। पूरी यात्रा को 30 मिनट में कवर करना है। ध्यान से समझिएगा, चाह रहा है कि 20 किलोमीटर के दूरी को हम 30 मिनट में कवर कर लें, लेकिन पहला 18 मिनट में आधा दूरी ट्रेवल किया। तो आप ये कहो मेरे भाई कि टोटल 20 दूरी जाना था, जिसमें 18 मिनट में तो आप 10 दूरी चल दिए होंगे। 18 मिनट में आधा दूरी का मतलब 10 किलोमीटर। तो 18 मिनट में 10 किलोमीटर चल दिए, तो अब आपके पास 12 मिनट बचा है, क्योंकि टोटल आपके पास 30 मिनट है। तो 12 मिनट में आपको 10 किलोमीटर और चलना है। तो हम कहेंगे कि भाई दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो चाल निकल जाएगा, और चाल बराबर दूरी बटे समय। 10/12 मिनट यानी 12/60 घंटा। 12 × 5 = 60 करेंगे तो 5 × 10 = 50 किलोमीटर पर आवर आएगा।
जो कि आंसर, सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दूरी मालूम है, चाल मालूम है तो समय निकाल हो जाता है। तो हमें देखनी है कि यहां पर 20 किलोमीटर टोटल चलना था और उस 20 किलोमीटर में 10 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हेलो, क्लास ले रहे बाबू, आधा घंटे के बाद कॉल करना, ठीक है। आ जाते हैं 11 नंबर सवाल पे आ जाओ कि दो पाइप क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप और टंकी का कंसेप्ट आप जरूर समझ रहे होंगे कि भरने वाला पाइप को क्षमता हमेशा पॉजिटिव से रहता है और खाली करने वाला पाइप का क्षमता हमेशा निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पाइप यानी ए किसी टंकी को 15 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, लेकिन सी जो है वो खाली करने वाला है और वो टंकी को 12 घंटा में खाली कर देता है। तो टोटल काम हो जाएगा तीनों का एलसीएम, तो 15, 4 और 12 का एलसीएम 60। 15 चौके 60 और 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 12 से काटेंगे तो माइनस में 5, है ना, क्योंकि क्षमता माइनस हो जाएगा। तीसरा नल क्या है? टंकी को खाली करने वाला। सवाल कहता है कि तीनों मिल करके चलेगा, तो तीनों मिल के चलेगा तो तीनों के कंबाइंड क्षमता लग जाएगा। तो 15, 4, 19 और 19 में से 5 घटेगा तो 14 क्षमता लगेगा। 14 ना, 15, 4, 19, 19 में से 5 घटेगा तो 14। तो 60 काम को 14 क्षमता से करेगा तो 7 दूना 14 और 30 दूना 60, 30/7 समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमें देखनी है कि माइनस वाला क्षमता को माइनस से घटा देनी है और प्लस वाला क्षमता को जोड़ देनी है, बस यही कंसेप्ट थी। अब आ जाओ बाबू सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल है, ऊंचाई का। 9th और 10th में बहुत पढ़ने की है और कंपटीशन में तो इतनी शॉर्टकट हम लोग बनाते हैं कि इसकी कोई अंदाजा नहीं है। ध्यान से सुन। जमीन के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाता है जब सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। कहना यह चाह रहा है कि ये है बाबू एक पेड़ या कुछ भी कहो मीनार, और ये है इसकी छाया, और इस छाया के द्वारा बनाया गया कोण दिया हुआ है कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मीनार है और ये इसकी छाया है, और छाया द्वारा मीनार का बना कोण 45 डिग्री। अब कहता है कि छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाता है। कब? जब कोण 45 डिग्री के जगह पे 30 डिग्री बनता है तब। यानी ये वाला जो लेंथ है वो 10 मीटर दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक मीनार का ए बी एक मीनार है और बीसी उसकी छाया है। एक मीनार उसके छाया 45 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये छाया 10 मीटर बढ़ता है तो 45 डिग्री के जगह पे 30 डिग्री का कोण बनने लगता है। तो बताना है इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, एक्स का मान निकालना। एक छोटा सा ट्रिगो कंसेप्ट आप जानते हैं कि 45 डिग्री लेकर के चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और 30 डिग्री भी लेकर के चलिएगा तो यही परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों स्टेटमेंट के अनुसार जो दोनों के दोनों लंब है वो बराबर है। तो दोनों लंब बराबर है तो एक बात बताओ, tan 45 डिग्री के मान तो एक ही होता है, बट्टा में एक रखने से कोई दिक्कत नहीं, और tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। तो यही तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे ये वाला बेस है सर और ये वाला बेस है। परपेंडिकुलर यहां भी एक है, परपेंडिकुलर यहां भी एक है, और फिगर में भी दोनों परपेंडिकुलर बराबर ही हो रहा है। इसका मतलब है कि रेशियो बैलेंस है। बैलेंस है तो एक बात बताओ, एक का आधार √3 है और एक का आधार 1 है। यानी ये पूरा आधार पूरा है √3 और ये आधार कितना है? 1। पूरा देखोगे तो √3, अनुपात, ये अनुपात में तो है, और ये वाला देखोगे तो कितना? 1। तो √3 में से 1 घटाएंगे तो इससे भाग लगा सकते हैं ना। तो 10 मीटर को भाग लगा दो कितना से? √3 - 1 से। और जिसको निकालना है उसको गुना करो। निकालना है इसकी लंबाई यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, 1 अनुपात है तो 1 से गुना कर दो। अब इसको यदि सोल्व करिएगा तो 10 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो बीच के साइन चेंज हो जाएगा, √3 + 1, और बट्टा में दोनों के वर्गों के अंतर करेंगे तो 2 और 2 × 5 = 10। 5 इंटू √3 + 1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन ये दोनों पर रूट नहीं होगा, केवल इस पे होगा, ठीक है।
√3+1 होगा, √3+1 नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। देख लेना ऑप्शन बाबू, सुधार लेना है हल्का सा। सवाल आ जाओ बाबू 13, क्या कहता है 13? एक रेडियो का विक्रय मूल्य 15% छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई, तो रेडियो का अंकित मूल्य कितना होगा? ध्यान से सुनिए, किसी भी रेडियो का पहले होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और उसके बाद बेचा जाता है तो हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से सुनिएगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना हो तो होल वैल्यू के सीधा गुना, और सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अभी हमारे पास मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस दिया है 255, तो 255 रुपया सेलिंग प्राइस है, 15% छूट देने के बाद 255 में बेची गई, तो बेची गई है तो वो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तब मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 15% का भिन्न में मान 3/20, और डिस्काउंट दिया है तो 17/20 हो जाएगा, उलट के गुना बाब यानी 20/17। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 17 एकम 17, 8 और 5 17 पंचे 85, 15 दूना 30, यानी 300 रुपया उस वस्तु का मार्क प्राइस होगा। आ जाइए सवाल नंबर नेक्स्ट दे बाबू, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित 10 मानों में से एक चर के वितरण मान के परास क्या होगा? देखो बाबू, परास होता है रेंज, परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, रेंज, और रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बस इतना याद रखना है। रेंज परास ज्यादातर आपको डीआई में देखने को मिलेगा, जब आप ग्राफ वाला बनाते हैं ना, ब्रीथ वाला, उस केस में मिलता है। तो रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 34 है, और मिनिमम वैल्यू आप देखोगे बाबू तो 11 है, घटा दोगे तो आंसर बराबर 23 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए। याद रखना, परास होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आइए बाबू सवाल नंबर 16 देखते हैं कि एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, यदि उनमें से प्रत्येक भाग 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बन जाता है, तो आयत के परिमाप ज्ञात करें कितना होगा? ध्यान से समझिएगा एक बात को कि एक आयत था, क्या था? आयत था, और उस आयत को 3 बराबर भागों में काटी गई है, एक भाग और एक 2 भाग और एक 3 भाग, और जब तीनों भाग को काटते हैं तो प्रत्येक भाग एक वर्ग बनता है और उसका एरिया होता है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तब सोचो कि प्रत्येक के भुजा तो ए ही होगा क्योंकि वर्ग बना है, तो प्रत्येक का भुजा ए है तो एरिया भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो प्रत्येक भुजा बराबर कितना आ गया? 4। यानी जो वर्ग बना है, आयत को काटकर जो वर्ग बना, उसकी प्रत्येक भुजा कितना है भाई? 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये 4 है, चूंकि बराबर बराबर वर्ग बना है तो ये भी भुजा 4 और ये भी भुजा 4, तो आयत का लंबाई हो गया 4 तिया 12 और चौड़ाई हो गया कितना? 4। तो कहता है परिमाप ज्ञात करे कितना होगा? तो आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 12 + 4, तो 12 4 16 और 16 दूना 32, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन? डी बाबू। आ जाए, पूरा करते 20 की छोड़ दे बीच में आ जाओ, कोशिश करते हैं कि 720 रुपए सूची मूल्य वाला एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेची जाती है, तो इस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाला डिस्काउंट ज्ञात करे कितना होगा? अब एक बात बताओ, 20% और 10% का 2 क्रमागत डिस्काउंट है, तो दोनों डिस्काउंट मिल करके कितना % का डिस्काउंट बनेगा? ये निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बाबू बराबर पूछता है एग्जाम में कि 2x% और y% का 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया जाए, तो दोनों डिस्काउंट मिल करके कितना % डिस्काउंट बनेगा? तो x + y माइनस x इंटू वाई बटे 100, x 20 और ये 10 रखेंगे तो 20 और प्लस 10, 20 गुने 10 बटे 100। अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे ना मेरे दोस्त, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 10 30 में से 2 घटेगा, तो 28% का उसका क्या लग गया? डिस्काउंट है। तो 28% का डिस्काउंट किस पे लगेगा? 720 पे, तो 720 का 28% उसको माइनस किया जाएगा, डिस्काउंट किया जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूना 72, गुने डायरेक्ट कर लो, दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो 72 गुने 28 करना है बाबू मेरे दोस्त, 8 दूना 16 के 6, यानी 0.6। ऑप्शन नंबर देखो ना, 0.6 एक में तो है, ऑप्शन नंबर को ए आ जाएगा। पकड़ लिए यहीं से, 8 दूना 16 बट्टा में एगो 0 है तो 0.1 अंक चिपकेगा ही चिपकेगा। 0.6 ऑप्शन में कौन है? पूरा बनाने की क्या जरूरत है? पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
आ जाओ सवाल नंबर कितना 18 पे। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 19 है और उनका गुणनफल 152 है, तो उनके बीच का अंतर की गणना करें कितना होगा। एक बात सुनो, दोनों का मस HCF कितना दिया हुआ है बाबू 19। रखना कि HCF के मल्टीपल में हमारा संख्या होता है हमेशा, HCF के मल्टीपल में हमेशा संख्या होता है। तो 2 संख्याओं का HCF यदि 19 है, 2 संख्याओं का HCF 19 है, तो संख्या को मान लो पहला 19A और दूसरा को मान लो 19B। मान लो 2 संख्या 19A और 19B। इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है 100। योगफल का मतलब दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़िएगा तो 19 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर लिख देंगे कितना 152। अब 19 8 152 होता है, तो A प्लस B का मान कितना आ गया मेरे भाई 8। A प्लस B 8 आने का सिंपल मतलब है कि ये 1 रहेगा तो ये आपका 7 होगा, ये 2 रहेगा तो ये 6 होगा, ये 3 रहेगा तो ये 3 होगा, सॉरी 3 रहेगा तो 5 होगा, 1 मिनट, 3 रहेगा तो ये 5 होगा, ये 4 रहेगा तो ये वाला भी 4 रहेगा। अब चूंकि हमने कितना पेयर बनाया 1 2 3 4 पेयर बनाया, लेकिन इन 4 पेयर में जिस पेयर का HCF 1 होगा ना वही रहता है, बाकी कट जाता है। तो HCF 1 वाला फंक्शन देखोगे तो इसका नहीं होगा, ये कट जाएगा, इसका भी नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा, यानी ये भी पेयर सही है, ये भी पेयर सही है। तो 1 के मान 1 रखेंगे तो 19 एकम 19 और 7 रखेंगे तो 19 सत्ते कितना 7 नवा 63 के 3 हासिल 6 और 7 एकम 7 6 13, 19 सत्ते 133। उनके बीच का अंतर ज्ञात करें, 2 अंकों वाली 2 संख्या है। अच्छा, तो 2 अंकों वाली 2 संख्या है तो ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कितना अंक का हो गया 3 अंक का हो गया। तो एक से बनाओ, 1 से A की जगह 3 और B की जगह 5, तो 19 तिया 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 19 पंचे 95। देख लो ये दोनों 2 अंक है ना भाई, इन दोनों के पूछ रहा अंतर, तो अंतर लोगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहां बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3। आंसर ऑप्शन नंबर देख लो कौन, सी बाबू। क्लियर है? एकदम धड़ाधड़ सवाल को ले ले, हमरा तो पता नहीं कि कितना देर हुआ है, लेकिन जितना देर भी हुआ बनाना है। सुना आगे। पिंकी 3 घंटे में धारा के दिशा में 27 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तक जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें कितना होगा। रुको, 3 घंटा में 27 दूरी, यहां देखो दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल हो जाएगा 9, लेकिन किस दिशा में? धारा के दिशा में, तो B प्लस W के बाद 9 है। वही 3 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत में, तो B माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, विपरीत में है तो B माइनस डब्ल्यू। यहां भी 15/3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। बाबू यदि साइन चेंज कर दे हम लोग, ये और ये गया तेल लेने, W और W 2W, 9 5 कितना, 9 में से 5 गया तो 4 और 2 से कट गया तो वाटर का स्पीड 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, डी। क्लियर हो गई? 19 सवाल हमने करा दिया आपको, एक सवाल और बच रही है, लेकिन ये सवाल आपको करना है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये सवाल को आप करिए और करके हमको आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारा प्रयास है हर सेशन में ज्यादा से ज्यादा हम अपना एफर्ट लगा करके आपके पास डिलीवर कर दूं, ताकि मैथ के लिए आपको ये कभी महसूस ना हो कि मैथ की कमजोरी की वजह से हम रिजल्ट नहीं दे पाए। ये कभी आपके मुंह से हम सुनना नहीं चाहते हैं ना। इसलिए हमारा प्रयास है हर अल्टरनेट डे पर एक सेशन हम आपको यूट्यूब पे जरूर डिलीवर करें। ठीक है, चलिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे और जब तक जिंदा है तब तक आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।